नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश के एक ऐसे अपराधी की जिससे पूरा देश हिल गया था। दोस्तों, हम किसी भी तरह के अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई अपराधी ऐसे होते हैं जो सिस्टम से जूझते हुए अपराध करने पर मजबूर हो जाता है और फिर वही अपराधी आगे चलकर प्रशासन और सरकार के लिए सरदर्द बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सिस्टम जनित अपराधी की है जिसने आगे चलकर सरकार के नाक में दम कर दिया था। जी हाँ, आज बात करेंगे वीरप्पन की लाइफ की पूरी कहानी को एकदम सिलसिलेवार ढंग से, ताकि आपको उस बारे में पूरी जानकारी सही सही मिल सके। तो चलिए जानते हैं उसके पैदा होने से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी कहानी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक जिले के गोपीनाथम नामक गांव में एक चरवाहा परिवार में हुआ था, जो तमिलनाडु की सीमा से लगा हुआ एक जंगली इलाका था। बचपन के दिनों वह मोलाकाई नाम से भी जाना जाता था। 8 साल की उम्र में वह एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया। अगले कुछ सालों में उसने अपने एक प्रतिद्वंदी गिरोह का खात्मा किया और संपूर्ण जंगल का कारोबार उसके हाथों में आ गया। उसने चंदन तथा हाथी दांत से काफी पैसा कमाया। वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था। गांव के लोगों के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब और साधारण आदमी था। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही उसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए, ताकि थोड़ी बहुत मलाई वो लोग भी चाट सकें। लेकिन फिर जब वीरप्पन पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर वो जंगल में भाग गया और तभी से नई नई कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों के मन में वीरप्पन के प्रति इज्जत थी, क्योंकि वो कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया करता था। गांव वालों से जब भी कोई पूछता तो उनका कहना यह होता था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल या कोई जुर्म की कहानी ही सुनाना चाहते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंसकर वीरप्पन बन जाता है, और ये कितना तकलीफदेह होता है समाज के लिए, सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। वीरप्पन ने केवल 10 साल की उम्र में ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया था और 1962 में उसने अपने जीवन का पहला जुर्म किया था। वीरप्पन ने अपने गुरु सेवी गौंडर की मदद से एक तस्कर वीरैया को मौत के घाट उतारा था, जो उसके साथ कंपटीशन में था। जब इस बात की खबर जंगल के वन अधिकारियों को पता चली तो वीरप्पन ने 3 वन अधिकारियों को मार दिया, ताकि वो तस्करी की बात किसी और को बता न पाए। अब आ गया था साल 1970, जब वीरप्पन एक शिकारियों के गिरोह में शामिल हो गया और अब सब कुछ ऑर्गेनाइज ढंग से करने लगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। समय ने करवट बदली और वह 2 साल बाद ही साल 1972 में पहली बार पुलिस के हत्थे लग गया। पुलिस के साथ उनका आग मिचौली का खेल चलता रहा और समय के साथ ही वीरप्पन हाथी दांत और चंदन तस्करी में माहिर हो गया था। हाथी दांत की तस्करी के लिए हाथियों को मार गिराना उसके बाएं हाथ का खेल बन गया था। उसके काम में अड़ंगा डालने वाले हर पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और लोगों को भी मारा। 27 अगस्त 1983 को उसने चंदन तस्करी और हाथी दांत तस्करी से रोकने वाले वन अधिकारी सहित उसके सहयोगियों को मार दिया था। 1986 में वो एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने उसे जब फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बंदी बनाया तो रहस्यमय तरीके से वो वहां से भाग गया, क्योंकि अब तक वो समय आ चुका था जब जंगल को वीरप्पन से ज्यादा कोई भी नहीं जानता था। साल 1987 में वीरप्पन ने तमिलनाडु के वन अधिकारी चिदम्बरम को पहले अगवा किया और फिर उसको मार दिया। ये पहली घटना थी जिससे भारत सरकार का भी ध्यान वीरप्पन की ओर गया। 9 अप्रैल 1990 को उसने 3 पुलिस अफसर को मार दिया, जिसकी वजह से कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार हरकत में आ गई और दोनों सरकारों ने मिलकर वीरप्पन को ढूंढ निकालने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भेजी। नवंबर 1991 में वीरप्पन ने सीनियर IFS ऑफिसर पंदिलपल्ली श्रीनिवास को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि वो उसके काम में रुकावट पैदा कर रहा था। वीरप्पन ने हाथी दांत के लिए लगभग 2000 हाथियों को मार दिया और हाथी दांत तस्करी में उसके मुकाबले और कोई नहीं था। साल 1991 में वीरप्पन ने एक ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे को अगवा कर और 1 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन बाद में उसे सिर्फ 15 लाख पर छोड़ दिया था। 1992 में वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया, जिसमें उसने 5 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था और 2 लोगों को घायल कर सारा असला बारूद लेकर भाग गया। इस भिड़ंत में वीरप्पन की टोली के भी 2 लोग मारे गए थे।
इसी तरह उसने 1992 में मैसूर के जिला एसपी हरिकृष्ण शकील अहमद सहित 4 कांस्टेबल को भी मार गिराया। अब आता है साल 1993, जिसने वीरप्पन को लगभग सारी दुनिया में मशहूर करवा दिया। साल 1993 में वीरप्पन की जिंदगी का सबसे ज्यादा रोमांचकारी साल रहा। साल 1993 में वीरप्पन की तमिलनाडु के पुलिस अफसर रेम्बो गोपाल कृष्णन से एक नजदीकी भिड़ंत हुई, जिसमें वीरप्पन बाल बाल बच गया था। फिर उसी साल 1993 में ही बीएसएफ के जवानों ने इस मिशन को अंजाम दिया, लेकिन उनके ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा भाषा थी, जिसके कारण ये ऑपरेशन फेल हो गया और बीएसएफ के 20 जवान भी मारे गए। उसी साल वीरप्पन ने एक बार फिर जाल बिछाया और पुलिस अफसर, वन अधिकारी और नागरिकों से भरी बस को विस्फोटक से उड़ा दिया। इस घटना को पार्लर ब्लास्ट कहते हैं, जिसमें 22 नागरिक और पुलिस वालों की मौत हो गई थी। 1993 में ही वीरप्पन ने एसटीएफ के 6 पुलिस वालों को मार दिया, जिसके बाद बीएसएफ और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के कारण वीरप्पन की गैंग के 9 लोग गिरफ्तार हुए और 6 लोग मौके पर ही मार दिए गए। अब गुस्से से भरे वीरप्पन ने 1994 में कोयम्बटूर के पुलिस उपाधीक्षक चिदम्बरम नथम सहित 2 लोगों का अपहरण कर लिया। फिर उसके बाद 1995 में उसने तमिलनाडु के 3 वन अधिकारियों को अगवा कर लिया। 1996 में उसने एक पुलिस इन्फॉर्मर सहित 19 पुलिस वालों को मार दिया। 1997 में उसकी गैंग ने सरकारी ऑफिसर समझकर 2 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सेनानी और कृपाकर का अपहरण कर लिया था। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे और फिर उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने दिया गया। इन्होंने वीरप्पन की जो कहानी सुनाई उस पर यकीन न करते हुए भी यकीन करने को दिल करता है। उनके अनुसार वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा इमोशनल था। उसने कहा कि जंगल में जो कुछ होता है मेरे नाम पर मर दिया जाता है, पर मुझे पता है कि 20-25 गैंग शामिल हैं इस काम में। सारा काम मैं अकेले ही नहीं करता, मैंने कब का छोड़ दिया है। उन फोटोग्राफर्स के मुताबिक यह बात करते समय वीरप्पन नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन पढ़ रहा था। साल चल रहा था 2000। अब वीरप्पन ने अपहरण किया कन्नड़ भाषा के सबसे बड़े सुपरस्टार राजकुमार का। वीरप्पन का गांव कर्नाटक में आता है। राजकुमार तमिलनाडु में जन्मे थे। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा है, तो राजकुमार को इसीलिए किडनैप किया गया था कि पानी के मुद्दे पर बात की जा सके। ये वही कावेरी विवाद है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। तो सोचिए इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और अब तक आप लोग यह तो समझ ही गए होंगे कि वीरप्पन जयललिता और करुणानिधि के झगड़े की पैदाइश था, लेकिन पर्दे के सामने हमेशा रहा चंदन की लकड़ी और हाथी के दांत की तस्करी और साथ में वीरप्पन का खूनी खेल। खैर, राजकुमार की किडनैपिंग के बाद 50 करोड़ मांगे थे वीरप्पन ने उसकी रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये अपने गांव वालों को सामने हीरो बनने का एकदम नया अंदाज था। हालांकि वीरप्पन ने 109 दिनों के बाद कन्नड़ अभिनेता को रिहा कर दिया था। 2002 में वीरप्पन कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागप्पा को पहले अपहरण किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को सरकार ने 5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। वीरप्पन ने अब तक 184 लोगों को मारा था, जिसमें से 97 लोग सिर्फ पुलिस के ही थे। हाथियों को मारना इसका पेशा था। 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर अब तक 100 हो चुके थे। वीरप्पन का कहना था कि पुलिस ने ही उसके भाई बहन को मारा है और वह इन पुलिस वालों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। वैसे कहा जाता है कि वीरप्पन कला प्रेमी भी था। उसने अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर लगभग 100 बार देखी थी। इसके अलावा उसे कर्नाटक संगीत भी काफी प्रिय था। वीरप्पन को अपनी घनी मूछें बहुत पसंद थी। वह मां काली का बहुत भक्त था और कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। साल 2003 में जब विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने, तब वीरप्पन का गैंग ढीला पड़ गया था। विजय कुमार के लिए वीरप्पन नया नाम नहीं था। 1993 में विजय ने उसको पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब समय बदल रहा था, लोग मुख्य धारा में लौट रहे थे। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे और यह बात विजय कुमार को पता चल चुकी थी। अब साल 2004 चल रहा था। 18 अक्टूबर का दिन, उस दिन वो आँख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब बाहर निकला तो पपीरापट्टी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो पुलिस की गाड़ी थी जिसे विजय कुमार का एक आदमी चला रहा था, जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे। एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर भाग निकलता है। फायरिंग होने लगती है। ड्राइवर के जिंदा बच निकलने का कोई चांस नहीं था, लेकिन किस्मत अच्छी निकली और वो भाग निकलने में कामयाब रहा। वीरप्पन मारा गया।
कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई क्योंकि वो छूट जाता, लेकिन पुलिस रिपोर्ट यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी और फिर हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स इस ऑपरेशन कर कई महीनों से काम कर रही थी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कोकून था। वीरप्पन की मौत की खबर सुनते ही गोपीनाथम गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। वीरप्पन के मौत के बाद इस गांव को कर्नाटक सरकार ने इको टूरिज्म के लिए रिजर्व कर दिया। वीरप्पन का अंतिम संस्कार तमिलनाडु के मूलाकड़ू गांव में किया गया, जहां उसके परिवार के कुछ सदस्य और रिश्तेदार रहते थे। पुलिस ने पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करने की योजना की थी, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव में वीरप्पन को दफनाया गया। वीरप्पन के लाइफ पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें उनके लाइफ के अलग अलग भागों को दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।